नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ रिवीजन वीडियो के अंदर। आज 3 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ थी वह हमारी यानी द हिंदू से न्यूज़ से संबंधित थी, जिसके अंदर बताया गया था तो सरकार ने जो जल जीवन से संबंधित लगभग जो 62% जो ग्रामीण परिवार है उनके पास जो हम जो जल पहुंचाने का कार्य किया है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर जो तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, पुडुचेरी है, उसके अंदर 80% घरों तक जल पहुंचा दिया गया है। जबकि जो राजस्थान है, केरला है, मणिपुर है और साथ ही त्रिपुरा, महाराष्ट्र के अंदर अभी इससे आधे भी कम कनेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ थी। तो क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2019 में शुरू जल जीवन मिशन वर्ष 2030 तक प्रत्येक परिवार को 50 लीटर जल उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। तो इसका जो पहला कथन है वह हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो लक्ष्य रखा गया है यह वर्ष 2030 तक नहीं, ये कितना है, वर्ष 2024 तक रखा गया है, ठीक है। अगला कथन क्या कहता है, जल जीवन मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। तो ये दूसरा कथन भी इसका क्या है, गलत है, क्योंकि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। तो पूछा गया है सत्य कथन, ठीक है। तो दोनों ही कथन गलत हैं, तो आंसर हो गया हमारा इसका डी, ठीक है। क्या कहता है, जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में शुरू 2024 तक यानी लगभग 55 लीटर यानी 55 लीटर पानी प्रत्येक परिवार को उपलब्ध करवाना है, यानी पीने योग्य पानी, ठीक है। जल जो मिशन है उसका जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं जो जल के आंदोलन के रूप में विकसित करना है, यानी जो पीने योग्य जो स्वच्छ जल है उसका एक आंदोलन के रूप में इसको विकसित करना है, ताकि लोगों को प्राथमिकता जल की यानी जल की प्राथमिकता के तौर पर उपलब्ध करवाया जा सके, ठीक है। यह जो मिशन है विकसित जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है, न कि, ठीक है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत, ठीक है। आगे इसके अंदर कहते हैं यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की क्षमता को सुनिश्चित करता है और पानी की गुणवत्ता, निगरानी और प्रशिक्षण के साथ साथ सतत कृषि को भी क्या देता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या कहता है, यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग, पेयजल स्रोतों में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूल जल उपचार और उनके पुनः उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। यानी कहीं न कहीं ये जो स्कीम है जो हमारा जो भूजल है उसको रिस्टोर करने से संबंधित, ठीक है, पेयजल आपूर्ति प्रणाली उपलब्ध करवाने से संबंधित इत्यादि का भी क्या करता है, इसमें अंदर उद्देश्य रखा गया है। इसकी विशेषता क्या है, जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति के पक्ष में एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है और वर्षा जल के संचय की भी बात कही गई है। साथ ही साथ जो भूजल है उनका पुनः भ्रमण करने से संबंधित और पुनः उपयोग से संबंधित भी इसके अंदर जो अवशिष्ट जल है उसके प्रबंधन से भी संबंधित इसके अंदर हमने लक्ष्य रखे हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी उसके अंदर कहा है भी जो अभी हाल ही में जो हमारे जो नई जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस की नियुक्ति की गई थी, तो उन्होंने अभी जो थल सेना और नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से क्या की मुलाकात की थी और साथ ही साथ उन्होंने एकीकृत थिएटर कमानों के गठन की भी बात कही थी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार, रक्षा अधिकरण परिषद की अध्यक्षता, रक्षा बजट पर अंतिम निर्णय, निम्न में से कौन कौन से चीफ डिफेंस ऑफ के मुख्य कार्य हैं, ठीक है। तो इसमें जो रक्षा मंत्री के जो प्रमुख सलाहकार जो हमने कल एक न्यूज़ देखी थी उसके अंदर ये बात थी। साथ ही साथ रक्षा अधिकरण परिषद की ये अध्यक्षता भी करते हैं, मगर जो रक्षा बजट का अंतिम निर्णय इनके द्वारा नहीं लिया जाता, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो कथन पूछा गया सत्य कथन, ठीक है। तो कार्य पूछे गए हैं तो कौन कौन से, एक और दो कौन सा आंसर है हमारा सी, ठीक है। क्या करता है, जो सीडीएस यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री की प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, लेकिन इसके साथ ये जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री की अपनी सेना के संबंध में परामर्श भी देगा, ठीक है। साथ ही साथ जो सीडीएस रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिकरण परिषद व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति का सदस्य भी होगा और परमाणु कमान प्राधिकरण और सेना सलाहकार के रूप में भी कार्य करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम इस कथन को देखें तो हमारा जो ये दूसरा कथन है वह भी क्या हो जाता है, गलत हो जाए, क्योंकि इस पद के जो अध्यक्षता कौन करते हैं, रक्षा मंत्री करते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, सलाहकार होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसके अंदर आंसर के अंदर नहीं दे रखा है,
ठीक है। अगला क्या रखा है तो CDS एकीकृत क्षमता विकास योजनाओं के पश्चात आगे के कदम के रूप में पंचवर्षीय रक्षा से जुड़ी पूंजीगत अधिकरण योजना और द्विपक्षीय सतत वार्षिक अधिकरण योजनाओं के क्रियान्वयन भी करेगा। साथ ही साथ अव्यय में कमी करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए और तीनों सेनाओं के कामकाज की सुविधा को भी लागू करेगा। ठीक, तो ये इसके क्या है, कुछ मुख्य कार्य हैं किसके, हमारे CDS के। ठीक है। अगला क्या कहता है, यानी जो ग्लोबल पुलिसिंग को नई दिशा में देखेगा भारत, यानी इसी के अंदर जो इंटरपोल की बात की गई, जो इंटरपोल के अंदर जो हमारी CBI है वह कहीं ना कहीं जो इंटरपोल है उसकी एक मददगारी संस्था है। क्या कहे है, जो इंटरपोल की मदद के लिए जो CBI जो दुनिया भर में फैले जो संगठित आपराधिक जो गिरोह है के खिलाफ ग्लोबल ऑपरेशन की अगुवाई कर रहा है। साथ ही साथ भारत में CBI इंटरपोल के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि जो हम कह सकते हैं जो CBI है इंटरपोल की, भारत के अंदर ये पूछा जाए भी इंटरपोल है उसकी जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन सी है, तो भारत की कौन सी है, CBI है। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, अभी इस दिल्ली में होने वाले जो इंटरपोल महासभा की बैठक में ग्लोबल पुलिसिंग में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए अहम फैसले भी लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो अभी हाल ही में जो CBI ने जो यानी जो इंटरपोल है उसने जो भगोड़ा अपराधी होते हैं उनको पकड़ने के अलावा जो बच्चों की पोर्नोग्राफी है और साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं जो ड्रग्स से संबंधित मामले हैं उनको भी ये दिए गए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो ड्रग सेलिंग के खिलाफ अभियान भी चलाया है यानी CBI के द्वारा। कौन कौन से, एक तो होता ऑपरेशन ग्रुड जो किसके लिए, ड्रग्स के साथ चलाया गया था, और एक था ऑपरेशन चक्कर जो किसके लिए था, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी उसके लिए ये ऑपरेशन चलाए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या भी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्थान द्वारा जारी रेड नोटिस सभी राज्य सदस्यों को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की अनुमति प्रदान कराता है। तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है, यानी जब किसी व्यक्ति के प्रति रेड लिस्ट जारी हो जाती है या रेड नोटिस जारी हो जाता है तो किसी भी देश की पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। अगला कहता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्थान की स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी, जिसमें भारत इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला प्रथम देश था। तो इसका जो दूसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि जो इसकी स्थापना की गई थी वह लगभग 1932 के आसपास ही कर दी गई थी, मगर उसका जो नाम चेंज करके बाद में इसको इंटरपोल किया गया था कब, 1956 के अंदर। ठीक है, तो पूछा गया सत्य कथन, तो सत्य कथन कौन सा है, इसका केवल और केवल एक। ठीक है, जो इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरपोल के नाम से जानते हैं, एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के सदस्यों देशों की पुलिस के बीच समन्वय का काम करता है। साथ ही साथ आपराधिक रूप से इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी, 1930 में गई थी, यानी कि 1923 में, ना कि 1932 में। ठीक है, की गई थी, और इसका नाम पहले अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग रखा गया था। बाद में 1956 में इसका नाम बदल के इंटरपोल कर दिया गया। इंटरपोल मुख्य रूप से 3 प्रकार के अपराधों, कौन कौन से, काउंटर टेररिज्म, साइबर अपराध और संगठित अपराध के लिए अपनी पुलिस विशेषज्ञ व क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। ठीक है, साथ ही साथ इंटरपोल के प्रधान सचिव द्वारा 4 आपराधिक भाषाएं, कौन कौन सी, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, अरबी भाषा और स्पेनिश भाषा में भी सदस्यों की अधिकृत संस्थाओं के निवेदन पर 8 तरह के नोटिस जारी करता है। ठीक है, इस तरह के नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मकसद सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है, ताकि संदिग्ध अपराधी को पकड़ा जा सके और खोए हुए व्यक्ति को के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ठीक है, तो ये जो जारी किए जाते हैं नोटिस, ये किस लिए किए जाते हैं, जो व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सके या जो सदस्य पुलिस है उसको सतर्क किया जा सके, और साथ ही साथ उसके जो जुड़ी जानकारी है वह भी साझा की जा सके। तो ये कौन कौन प्रकार से, 7 प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक रेड नोटिस होता है, येलो नोटिस होता है, ब्लैक नोटिस होता है, ग्रीन नोटिस होता है, ऑरेंज नोटिस होता है, पर्पल नोटिस होता है, ब्लू नोटिस होता है, और एक इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का विशेष नोटिस होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल दे रखी है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कहता है। अभी जो रेड नोटिस है वह हमने देख लिया, अभी कि सभी सदस्य जब जारी कर दिया जाता है कोई भी सदस्य उससे गिरफ्तार कर दे सकता है। येलो लिस्ट है वह लापता नाबालिग बच्चों को खोजने के लिए, उन व्यक्तियों को पहचान करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, जो ब्लैक नोटिस है वह अज्ञात समूह की जानकारी के लिए किया जाता है। ठीक है, जो ग्रीन नोटिस होता है किसी भी व्यक्ति के आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, जो ऑरेंज नोटिस है वह किसी भी घटना या व्यक्ति या वस्तु प्रतिक्रिया के सार्वजनिक रूप से लिए गए गंभीर व सगन्य खतरों को मानकर चेतावनी दी जाती है। ठीक है, जो पर्पल होता है उसको आपराधिक द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थान,
प्रक्रिया या वस्तुओं या उपकरणों या उनके छिपने के स्थान के बारे में जानकारी दी जाती है, वह अपराधी कहाँ पर छिपा है। ठीक है। साथ ही साथ जो ब्लू नोटिस है, यह नोटिस जारी किसी भी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान और गतिविधि के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। और जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का एक विशेष नोटिस है, वह उन समूहों और व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो उन व्यक्ति जो यूएनसी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिबंधों के अधीन है। ठीक है, तो वह उनके खिलाफ ये नोटिस जारी किया जाता है। ठीक, अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी हाइपरलूप से संबंधित जो है हिंदू की न्यूज़ थी। ठीक है, यानी जो हाइपरलूप पर अभी जो काम करना जारी है। ठीक है, तो कथन क्या कहता है, हाइपरलूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइपरलूप पारंपरिक तकनीकी को विपरीत जो हमारी पारंपरिक तकनीक है उसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय आधारित गमन करता है। तो इसका जो पहला कथन है वह क्या हमारा सत्य है। यानी जहाँ पारंपरिक जो हमारे जो संसाधन है या जो साधन है वह हम कहते हैं भी जो पहियों पर गमन करते हैं, जैसे रेलगाड़ी है या हमारी गाड़ियां हैं या कोई भी चीज़ है तो उन पे नीचे पहिए लगे होते हैं। जबकि जो हाइपरलूप होगा वह हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय आधारित यानी जो इलेक्ट्रॉनिक चुंबक के बीच में जो उन पर आधारित गमन करेगा। यानी एक रोड होगी वह चुंबक की बनी होगी और दूसरी इलेक्ट्रॉन की बनी होगी, जिसके वजह से उसमें घर्षण नहीं होगा और वह और ज़्यादा तीव्र गति पर पहुंच जाएगी। ठीक है, हाइपरलूप उत्तरोत्तर विद्युत प्रबंधन के माध्यम से उच्च गति पर धारण करने में भी सक्षम है। तो इसका जो दूसरा कथन भी है, कथन भी सत्य है। यानी जो चुंबक की वजह से यानी जो घर्षण नहीं होगा जिसकी वजह से वह उच्च गति प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो पूछा गया सत्य कथन, तो दोनों ही कथन सत्य हैं, तो आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, क्या कहता है, हाइपरलूप परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी लाने वाले हाइपरलूप का कंटेंट्स जिसको एलन मस्क ने भी एलन मस्क जो कि काफ़ी नाम सुनने में आता है ने दिया था। इसने परिवहन का 5वां मोड भी बताया था। इस तकनीकी को हाइपरलूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि परिवहन एक लूप के माध्यम से होगा जिसकी गति अत्यधिक होती है। हाइपरलूप परिवहन का एक नया तरीका है जो माल ढुलाई के लिए साथ साथ जो गति द्रुत, सुरक्षित और ऑन डिमांड के मूल स्थानों तक गंतव्य को पहुंचाता है। इसमें क्या होगा, जैसे एक पाइप बनाई जाएगी। ठीक है, तो पाइप के अंदर एक कैप्सूल सा होगा। ठीक है, जिसके अंदर हम माल ढुलाई या व्यक्ति को बैठा सकते हैं और इस पाइप के अंदर क्या करेगा, ये गमन करेगा। साथ ही साथ ये वैक्यूम होगी तो और उसके कारण जो यानी कहीं सामने से आने वाले जो रुकावट है, हवा के जो घर्षण है वह भी कम होगा। और साथ ही साथ ये क्योंकि पहियों के माध्यम से नहीं चलेगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से चलेगी, तो इसकी गति और स्पीड से ज़्यादा चलेगी। ठीक है, इस तकनीक की विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए कैप्सूल बॉक्स का प्रयोग किया जाता है जिसमें यात्री को बिठा करके या कोड लेड में इस कैप्सूल या बॉक्स को जमीन से ऊपर बैठे पारदर्शी पाइपों में इलेक्ट्रिक चुंबक पर चलाया जाएगा और चुंबकीय प्रभाव से ये प्रगोड ट्रैक के ऊपर उठ कर जाएगी जिससे गति और ज़्यादा हो जाएगी और घर्षण कम होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके अतिरिक्त जो हाइपरलूप वाहन है वो यात्री को बॉक्स को एक कदम यानी दबाव वाली ट्यूब्स में के अंदर यानी जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर प्रदान कराएगा। इसकी जो गति होगी वह लगभग 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी गति होगी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वह तीनों ही न्यूज़ है, एक ही न्यूज़ है तीनों की तीनों। जैसे ये 2 न्यूज़ थी वह हमारी दैनिक जागरण से संबंधित थी और यही न्यूज़ हिंदू के अंदर आई थी। ठीक है, इस पहले की न्यूज़ थी भी तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में पहला पुरस्कार प्रदान किया है, जबकि जो भुवनेश्वर है वह राजधानी के अंदर सर्वेक्षण जो हुआ था 2022 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण उसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है राजधानी के रूप में। ठीक है, तो और कल ये हमने न्यूज़ देखी थी जिसके अंदर इंदौर ने यानी छठी बार इसमें यानी हम कह सकते हैं तो छठी बार अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो अन्य देश थे और हम इसकी थीम रखी गई थी हमारी आज़ादी @75। ठीक है, तो क्या था ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में शहरी यानी शहरी स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए शहरों और बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ मिशन व शहरी 2.0 के तहत लॉन्च किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण का अवशिष्ट प्रबंधन चहुमुखी दिशा में उपलब्धि प्राप्त करना था। इसके लिए हमने सर्वेक्षण में 3R की यानी हम सकते परिकल्पना रखी थी। कौन कौन से, रिड्यूस करना है हमें कचरे को, रिसाइकल करना और उसको रीयूज करना है। ठीक है, ये सब इसी के अंदर लिख रखा है। साथ ही साथ जो प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से कम करना और उसको धीरे धीरे करके ख़त्म करना है। साथ ही साथ हमने इसके लिए जो खुले के अंदर जिस प्रकार के शौच व मलमूत्र होते हैं तो उसको हमने अलग अलग यानी उनके निशान दे करके या उनके जो रंग के निशान दे करके उनको हमने उनके बारे में मूल्यांकन किया था। ठीक है,
अगली जो न्यूज़ थी वह हमारा क्या है, अभी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है अभी क्या करेगी, सोने अभी यानी वैसे भी सोना भी खरीद सकती है। सेबी ने इसकी अनुमति दे दी है, ठीक है, क्योंकि सोना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कच्चे तेल के बाद अगर हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं तो वह किसका करते हैं, सोने का करते हैं। साथ ही साथ हम विदेशी मुद्रा के भंडार के रूप में भी जो RBI है अपने पास सोना भी कहीं ना कहीं क्या रखती है, सुरक्षित रखती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसलिए हमारे लिए सोना क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो ये हमारी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसने जो सोना है, सोने के अंदर जिस प्रकार से स्टॉक खरीदे जाते हैं उसी प्रकार से डीमेट अकाउंट में अब सोने का भी लेखा जोखा रखा जा सकता है, और अब उस सोने को भौतिक रूप में भी जारी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है भी उस सोने को भौतिक रूप में लेना तो वह भौतिक रूप में भी इसको ले सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस न्यूज़ के अंदर बात की गई थी। तो जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसका नाम है सेबी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना पूंजीगत निर्णय के रूप में की गई थी। तो ये जो पहला कथन है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अभी हमने देखा है क्योंकि सोना एक पूंजी है, शेयर भी एक पूंजी है, तो इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी, कहीं न कहीं पूंजीगत निर्णय के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड 1952 के तहत एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो इसका दूसरा कथन भी सत्य है, क्योंकि जो सेबी है वह एक वैधानिक निकाय है, पर जब इसकी स्थापना की गई थी तो गैर संवैधानिक निकाय थी, मगर इस अधिनियम के तहत इसको 1952 के अंदर एक वैधानिक निकाय बना दिया गया था, ठीक है। इसके निर्णय को चुनौती केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में दी जा सकती है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि सेबी के निर्णय को पहले एक न्यायाधिकरण के अंदर यानी एक ट्रिब्यूनल के अंदर चुनौती दी जाएगी, उसके बाद इसको सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उसके यानी ट्रिब्यूनल के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चुनौती दी जाएगी, ठीक है। तो तीसरा कथन हमारा गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो गया हमारा, सी, यानी पहले दो कथन सत्य है, ठीक है। क्या कहता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक, जिसको सेबी बोलते हैं, भारतीय प्रतिभूति अधिनियम कौन सा था, 1952 के तहत प्रावधानों के तहत इसको 12 अप्रैल 1952 को स्थापित एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। सेबी के अस्तित्व आने से पहले उसे पूंजीगत मुद्दों के निर्णय के निकाय के प्राधिकरण के रूप में इसी को बनाया गया था। इसमें पूंजी मुद्दे नियंत्रण अधिनियम 1947 का अधिकार प्राप्त थे। अप्रैल 1988 में सरकार ने एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन के रूप में मुख्यतः पूंजी बाजार के नियामक के रूप में भी किया था, ठीक है। जो हमारा पूंजी बाजार है, क्योंकि शेयर बाजार है, वह पूंजी बाजार का ये क्या हिस्सा है, ठीक है। प्रारंभ में सेबी में एक गैर वैधानिक निकाय थी जिससे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी, मगर बाद में इसको वैधानिक शक्तियां प्राप्त करा दी गई, ठीक है। सेबी में एक अध्यक्ष अथवा कई अन्य पूर्वकालीन व अंशकालीन सदस्य होते हैं। सेबी के निर्णय से असंतोष संस्था हितों की रक्षा के लिए कर प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण से, जिसको बोलते हैं सेट, का गठन किया गया था। और सेट एक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य होते हैं, और इसे दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति सेट के निर्णय से असंतुष्ट होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। यानी सीधे सेबी के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि जो सेट के निर्णय उनको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वह अगली जो हमारी जो न्यूज़ थी वह हमारी कहाँ थी, जो हमारे जो FPI थे, यानी जिसको बोलते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने हमारे बाजार से लगभग 7,600 करोड़ रुपए निकाल ली हैं। तो ये एक न्यूज़ थी। तो हमारे लिए जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या कहते हैं, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक कौन होते हैं, तो क्या कहते हैं, जो प्रत्यक्षतः जो शेयर बाजार में निवेश करने के जो इच्छुक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, ठीक है। भारत के बाहर के निवेशक या व्यक्ति कंपनी द्वारा गैर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध कंपनी में जब 10% से कम पूंजी के निवेश या हिस्सेदारी शेयर खरीदे जाते हैं तो इसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी कहा जाता है। जो FDI के माध्यम से विदेशी पूंजी सीधे दूसरे देश से दिन प्रतिदिन व्यावसायिक कार्यों में शामिल होता है। यानी जब कोई यानी FPI के आता है तो वह शेयर बाजार में पैसे लगाता है, और जब FDI के तरफ आता है तो वह वहाँ पर जो भूमि है यानी वहाँ पर प्रत्यक्ष रुपये लगाता है, वहाँ पर निवेश करता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन कहा था, अभी अमेरिका में जो तूफान आया था, जिस तूफान का क्या नाम था, इयान तूफान था, उससे काफ़ी मौतें हुई हैं। तो हमारे जो तूफान है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, वह हमारे लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसका जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, यानी जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहीं पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होगी। साथ ही साथ अमेरिकी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह भी क्या है, सत्य है। तो पूछा गया है सही कथन, तो दोनों ही कथन सत्य है, तो आंसर हो गया इसका सी।
ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशिष्ट विशेषता, इस चक्रवात की आंख या केंद्र के साफ यानी केंद्र के साफ आसमान और गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। इस प्रकार तूफान को उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के अंदर इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहा जाता है, विली विली नाम से जाना जाता है। इन तूफानों और चक्रवातियों की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अर्थात वार्ताकर होती है, यानी तूफान की जो हम उत्तरी गोलार्ध में जो सुई की क्या होती है, विपरीत होती है, और दक्षिण गोलार्ध में सुई की दिशा के अंदर इनकी गति करते हैं, तो ये तूफान होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसके लिए आपको 27 डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। कोरियोलिस बल, जो हमारा कोरियोलिस बल होता है, इसकी उपस्थिति चाहिए। साथ ही साथ हमारी लंबवत हवाएं आनी चाहिए और उनकी गति थोड़ी क्या तेज़ होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ पहले मौजूदा केंद्र में निम्न दबाव और निम्न दबाव स्तर चक्रवात का परिसरण होना चाहिए, यानी दो हवाएं आपस में मिलनी चाहिए, और समुद्र तल के प्रणाली के ऊपर विचलन होना चाहिए, यानी केवल समुद्र पर ये बनते हैं। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी मंगलयान से संबंधित न्यूज़ थी, जिसमें कहा गया था जो मंगलयान ने अभी अपना कार्य करना बंद कर दिया है। ठीक है। भारत ने कब 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को भेजा था। ठीक है। इसका कार्य केवल और केवल 6 महीनों का था। ठीक है। जबकि इसने अपना कार्य 6 महीनों के बजाय कितना 8 वर्ष किया। ठीक है। 8 वर्ष तक अपना डेटा भेजना इसने ज़रूर रखा था, मगर अब जाकर अभी इसका जो ईंधन है वह भी ख़त्म हो गया है। साथ ही साथ इसकी जो बैटरी है वह भी क्या हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई है। ठीक है। जो इसकी लागत आई थी वह लगभग 450 करोड़ के आसपास आई थी। ठीक है। और साथ ही साथ सितंबर 2014 में इसने मंगल की कक्षा में यानी अपनी प्रवेश किया था। ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या एक न्यूज़ थी। ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वह हमारी दैनिक जागरण द हिंदू से संबंधित न्यूज़ है, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट को जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको इंश्योर किया है। ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन क्या बनता है, भी भारतीय खाद्य और सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत में ग्राम पंचायत स्तर पर भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, क्योंकि जो हमारी जो FSSAI है वह क्या करती है, यानी जो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता है, यानी जो ग्रामीण स्तर पर भी वह कहीं न कहीं इसकी गुणवत्ता देखती है। साथ ही साथ दूसरा कथन क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थों के विज्ञापन हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अनुमति देना अनिवार्य होता है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह भी सत्य है। अगर आपको खाद्य पदार्थ सभी विज्ञापन करना है तो आपसे सबसे पहले जो हमारी जो FSSAI है तो उससे अनुमति लेनी होगी। तो पूछा गया है सत्याकूट, तो दोनों ही कथन सत्य है, तो आंसर हो गया इसका सी। क्या कहता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण जो केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के तहत का गठन किया गया था। इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा कौन सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली केंद्र है, जो कि राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को भी लागू करने का कार्य करता है। FSSAI मानव उपयोग के लिए पौष्टिक आहार और पदार्थों और उत्पादन और भंडार वितरण विक्रय प्रणाली आयात की सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों, ठीक है, राज्यों और ग्राम पंचायतों स्तर पर भी खाद्य पदार्थों के उत्पादन और विक्रय के निर्धारण का भी मानक करता है। और ये समय समय पर खुदरा और थोक मूल्य की गुणवत्ता की भी जांच करता है। साथ ही साथ इसमें क्या भी WHO के परामर्श के अनुसार FSS ने खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन विनियमन 2018 का अंतिम रूप प्रदान किया था, जिसके तहत अगर कोई विज्ञापन करना है तो उसके लिए आपको FSSAI की अनुमति लेनी होगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।